हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इकोनॉमिक्स बुक ग्रेड 9 से। शुरुआत चैप्टर की उसके ओवरव्यू से कर रहे हैं। सबसे पहले फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब है हर इंसान को हर वक्त खाना उसके पास अवेलेबल हो, मौजूद हो, उसकी या तो खाने तक पहुंच हो या वो खाने को खरीद पाए जब वो चाहे। उसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। अगर कहीं समस्या आती है प्रोडक्शन से लेके या फूड क्रॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है जो गरीब घर परिवार हैं उनके यहाँ। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है मेनली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, जिसको हम कहते हैं पीडीएस। और गवर्नमेंट की जो सतर्कता है, चौकसी है, एक्शंस हैं, जरूरत पड़ने पर जहां कहीं भी उन्हें लगता है सिक्योरिटी को खतरा है। आपका पहला टॉपिक है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। खाना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब खाली यही नहीं है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए। फूड सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस होते हैं। जैसे सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब खाने को हमारे पास अवेलेबल हो, मतलब खाने का प्रोडक्शन जो है वो कंट्री में हो रहा हो, खाने का जो है इंपोर्ट किया जा रहा हो, या जैसे कुछ सालों के लिए जो है पहले से गवर्नमेंट जो है वो स्टॉक जो है स्टोर करके रखे कि बाई चांस अगर कोई आपदा है, कुछ आए, तो गवर्नमेंट को ये ना दिक्कत हो कि हमारे कंट्री में अनाज नहीं है। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर फूड प्रोडक्शन होना चाहिए, फूड इंपोर्ट होने चाहिए और पहले से गवर्नमेंट अनाज का स्टॉक जमा करके रखे। एसेसिबिलिटी का मतलब हुआ कि हर इंसान की पहुंच तक खाने की वो होनी चाहिए, कि मतलब कोई भी चाहे उसकी इतनी पहुंच हो कि वो जब चाहे खाना खरीद सकता है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल के पास इतना पैसा हो कि वो एक सही मात्रा का सुरक्षित और पोषण युक्त खाना जो है वो खरीद पाए, उसको ले पाए, जो उसको एक बेसिक नीड होती है खाने की, कि उसको इतना खाना, बेसिक तो खाना खाने को मिल जाए, उसकी इतनी पहुंच हो कि वो उस खाने को खरीद पाए। तो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में फूड सिक्योरिटी तभी कही जा सकती है अगर पर्याप्त मात्रा में खाना सब इंसानों के लिए मौजूद हो, सब इंसानों के पास ये कैपेसिटी हो कि वो खाने को खरीद कर सके। जो भी खाना कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, बेहतर क्वालिटी का है, उस खाने को वो खरीद सके और खाने तक पहुंचने के लिए बीच में कोई रोक टोक ना हो, यानी कि उनको ये ना हो कि अरे खाना हम नहीं ले पा रहे हैं या उनकी दिक्कत आ रही है, तब हम उसे फूड सिक्योरिटी कहते हैं। अगला टॉपिक आता है कि फूड सिक्योरिटी क्यों चाहिए। जो हमारी सोसाइटी का सबसे गरीब तबका होता है वो हमेशा उसको फूड की इनसिक्योरिटी रहती है। क्यों? जो लोग अबव पॉवर्टी लाइन के हैं उनमें भी रहती है फूड की इनसिक्योरिटी। जब कंट्री में कोई नेशनल तौर पे आपदा आ जाए, कैलामिटीज आ जाए, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी हो गया, या हर जगह जो है फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी ऐसी कारण होती है, तो क्या होता है, सबसे पहले मुश्किल आती है जो लोग पॉवर्टी लाइन से जरा सा ऊपर हैं या जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं उनके ऊपर। अब ये जो फूड सिक्योरिटी है, कैलामिटी का इस पर कैसे असर पड़ता है। जब नेचुरल कैलामिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल कह लो सूखा जब पड़ता है, तो जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो रहा होता है अनाज का वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भी प्रभावित इलाके होते हैं वहां पर जो फूड ग्रेन्स हैं उनके प्रोडक्शन में शॉर्टेज होने लगती है या वहां पर खाने की कमी होने लगती है। अब जैसे ही खाने की कमी होती है तो जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। जैसे ही दाम बढ़ते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसमें जो वो खाना नहीं खरीद पाते हैं। अगर इस तरह की कोई आपदा जो है बहुत बड़े इलाके में आ जाए या वो काफी लंबे समय तक रहे, तो एक तरह से भुखमरी की नौबत आ जाएगी। और ये जो भुखमरी है बहुत बड़े स्तर पे अगर होगी तो वो एक तरह से अकाल का रूप ले लेगी। अब ये जो अकाल होता है हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डेथ होती है भुखमरी की वजह से, महामारी की वजह से, जो जबरदस्ती मजबूर होकर इंसान को गंदा दूषित पानी पीना पड़ता है या सड़ा हुआ खाना जो है वो खाना पड़ता है। उसकी बॉडी की अपनी ताकत खत्म हो जाती है क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो जाता है भूख की वजह से। तभी जो है ये फैमिन जिसे हम कहते हैं, अकाल या जो सूखा होता है, इसकी नौबत आ जाती है। सबसे ज्यादा ये जो बुरा अकाल पड़ा था, जो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला था, वो इंडिया में हुआ था बंगाल में 1943 में। उस सूखे में या उस
भुखमरी के चक्कर में लगभग 30 लाख लोग जो हैं बंगाल में मारे गए थे। आपके इसमें एक पार्ट दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं जो सूखे से प्रभावित होते हैं या अकाल से प्रभावित होते हैं। तो जो खेतों में किस काम करने वाले मजदूर होते हैं, मछुआरे हो गए या ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हो गए या और जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, इन पर सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। जैसे चावल के दाम बढ़ गए तो वो खाएंगे क्या, और यही लोग जो हैं फैमिन में सबसे ज़्यादा मरते हैं। जिस तरह का फैमिन बंगाल में हुआ था उस तरह का फैमिन इंडिया में उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज भी अगर हम वैसे देखें तो आज भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे कालाहांडी है, काशीपुर है उड़ीसा के अंदर, जहाँ पर सूखे जैसे हालात हैं और कई सालों से हैं। वहाँ पर सूखे की ही वजह से लोगों की, जैसे कहते हैं ना, अकाल की वजह से ही लोगों की मौत ज़्यादा हो रही है। ये जो भुखमरी से के कारण जो लोग मर जाते हैं, वो आपकी उस तरह की जो डेथ्स हैं उनकी रिपोर्ट आपको बरन डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है या पालामऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, और भी बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज हैं अभी कुछ सालों में वहां पर भी देखने को मिली है। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है कंट्री के अंदर, ताकि हर वक्त जो है खाने की अवेलेबिलिटी रहे। अब कौन लोग ऐसे होते हैं जिनको फूड की जो है काफ़ी इनसिक्योरिटी रहती है। कहने को एक बहुत बड़ा सेक्शन लोगों का जो है फूड से, न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से इंडिया में सफ़र कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर परेशानी आती है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ग्रुप होता है, वो लोग होते हैं जो बेघर होते हैं, जिनकी ज़मीन नहीं होती या बहुत कम ज़मीन होती है जिस पर वो डिपेंड करते हैं। कारीगर हैं जो ट्रेडिशनल कारीगरी कर रहे आ रहे हैं वो हैं, या जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं छोटे छोटे, या इवन बेगर्स भी इसमें शामिल होते हैं। अर्बन एरियाज की अगर बात करें तो जो फूड इनसिक्योर फैमिलीज हैं वो जनरली वो वर्किंग मेंबर्स हैं जो बहुत ही कम पेमेंट पे काम कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर कैजुअल लेबर मार्केट जो होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। ये जो वर्कर्स हैं ये सीजनल एक्टिविटीज में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं और इनको बहुत कम वेतन मिलता है, इतना कि बस वो अपना रोज का जो है खाना पीना कर पाए। यहाँ पर आपको एक स्टोरी बताई गई है, रामू की स्टोरी। रामू जो है एक कैजुअल लेबरर की तरह एग्रीकल्चर में काम करता था रायपुर गांव में। उसका जो बड़ा लड़का सोमू था वो 10 साल का था, वो भी एक पाली की तरह काम करता था, जो कि सरपंच के कैटल है उसकी देखभाल करना। जो विलेज था उसके जो सरपंच थे सतपाल सिंह, उनके कैटल की देखभाल करता था। सोमू जो है पूरे साल काम के लिए एम्प्लॉय किया हुआ था सरपंच के द्वारा, और इसके लिए उसको 1000 रुपये मिलते थे। रामू के 3 और लड़के थे, 2 लड़कियां थी, लेकिन वो बहुत छोटे थे कि वो खेतों पे काम कर सके। उनकी जो वाइफ सुनहरी थी वो भी एक तरह से पार्ट टाइम वर्किंग का काम करती थी, कि वो जो है हाउस क्लीनर के लिए एक तरह काम कर रही थी, जो भी कैटल है उनकी साफ सफाई वगैरह करने का, या जो क्या कहते हैं गोबर वगैरह हो जाता है उसको साफ करना, वहां से उसको मैनेज करना, सब चीज़ों का उसका काम करती थी। उसके बदले में उन्हें आधा लीटर दूध मिलता था और कुछ पका हुआ खाना जो सब्जियों के साथ, ताकि वो जो है डेली काम करती है तो उनको रिटर्न में ये चीज़ मिल जाती थी। इसके अलावा वो खेतों में भी काम करती थी अपने हस्बैंड के साथ, जब बिजी सीजन होता है या अपनी जो भी अर्निंग्स है उसको थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए, शेयर हो जाता था उनका, कि थोड़ा वो कमा रही है थोड़ा ये कमा रहे हैं। अब क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो एक सीजनल एक्टिविटी है, तो रामू जो है वो उसी टाइम पर एम्प्लॉय होते हैं जब बीज की बुआई होती है या ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है या हार्वेस्टिंग करी जाती है, उसी टाइम तक वो एंगेज रहते हैं। तो लगभग 4 महीने तक वो जो है बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि अगर फसल बोई है तब उसको पकने में टाइम लगेगा, तो वो जो पकती है फसल उसको पकने में जितना टाइम लगता है तो उसके हिसाब से वो 4 महीने बेरोजगार रहते हैं। अब तो ऐसे में वो जो है कोशिश करते हैं कि और कोई काम मिल जाए जिसमें वो अपने आप को एंगेज रख पाए। कई बार उनको जो है जहाँ पे ईंटों की लगाना वगैरह होता है वहाँ पे काम मिल जाता है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं गांव के अंदर उसमें काम मिल जाता है। अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी रामू जो है इतना कमा पाते हैं आइदर कैश में या जो भी और चीज़ में, कि वो जो है बेसिक जो 2 वक्त का खाना होता है वो अपनी फैमिली के लिए जुगाड़ कर पाए। जब उन दिनों में उनको बिल्कुल ही काम नहीं मिलता है तो उनकी और उनके परिवार को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार उनके बेचारे जो छोटे बच्चे हैं वो बिना खाए पिए ही सो जाते हैं। मिल्क और वेजिटेबल्स ये उनके लिए एक रेगुलर पार्ट नहीं है कि वो उनकी फैमिली में हर कोई हर वक्त खाने में इस तरह की चीज़ें खाता हो।
तो रामू जो है उनको फूड इनसिक्योरिटी रहती है 4 महीने, जब वो बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो काम होता है खेती बाड़ी का वो काफी ज्यादा, एक तरह से उसका जो नेचर है वो सीजनल है। इसी तरह से एक स्टोरी और दी गई है जो कि अहमद की स्टोरी है। अहमद जो है वो एक रिक्शा चलाने वाला है बेंगलोर के अंदर। वो झुमरी तलैया से शिफ्ट होकर अपने 3 भाई 2 बहन और पूरे माँ बाप के साथ आ गया है। वो एक झुग्गी में रहते हैं। अब यहाँ पर जो सर्वाइवल है सारे मेंबर्स का फैमिली के अंदर, वो डिपेंड करता है कि डेली अर्निंग्स उसकी क्या होती है रिक्शा चलाने पर। इनके पास भी कोई अपना सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं, और उनकी अर्निंग्स जो है वो हर दिन ऐसा नहीं है कि एक ही जैसी हो रही हो, कभी कम भी हो सकती है कभी ज़्यादा भी। कई बार होता है उनको अच्छी अर्निंग हो जाती है तो उसमें उनके पैसे बच जाते हैं, जब वो अपना क्या कहते हैं जो भी रोज की चीजें खरीदनी है उसको खरीदने के बाद भी थोड़े से पैसे बच जाते हैं। कुछ दिन ऐसा होता है कि उनको इतना भी नहीं मिल पाता कि वो रोज की चीजें भी खरीद पाए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अहमद के पास येलो कार्ड है, जिसको कहते हैं पीडीएस कार्ड, और ये जो है ज्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के पास होता है। इस कार्ड की मदद से अहमद को काफी अच्छी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल जो है डेली यूज के लिए मिल जाता है। इनको ये जो चीजें मिलती हैं ये मार्केट प्राइस से आधे दाम पे मिलती हैं। वो अपने जो मंथली स्टॉक है वो एक पर्टिकुलर डे पे जाके खरीद लेता है जब राशन की दुकान खुलती है, और ये राशन की दुकान बिलो पॉवर्टी लोगों के लिए होती है। इस तरह से अहमद जो है वो अपना जीविका सही से चला पा रहे हैं, जबकि उनके पास भी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है और उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे वो खुद अपने आप में एक अकेले अर्निंग मेंबर हैं। तो ये जो दोनों स्टोरीज थी इनको पढ़ने के बाद एक समझ में आया है कि जो सामाजिक तौर पे इनएबिलिटी है लोगों की कि वो खाना नहीं खरीद पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में। जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या कुछ सेक्शंस जो ओबीसीज के हैं, यानी कि जो उससे भी लोअर कास्ट आते हैं, वो या तो गरीब, बिना उनके पास क्या कहते हैं बहुत गरीब हैं, या उनके पास क्या कहते हैं ज़मीन नहीं है, उनकी अगर ज़मीन है तो वो इतनी वैसी है कि उस पर जो पैदावार होती है वो बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें जो है फूड इनसिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से काम करती हैं। अब जो लोग नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं काम की तलाश में। उन लोगों को भी जो है फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर से अगर विमेंस की बात करें तो उनमें ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं मैल न्यूट्रिशन के, यानी कि कुपोषण के। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर लेडीज जो है वो खुद पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होंगी तो जो उनके बच्चे होंगे वो भी जो है पहले से ही कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या नर्सिंग मदर्स होती हैं, बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के, वो जो है बहुत बड़ा एक सेगमेंट बनाते हैं फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।